हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री का, उसका कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने रखा था, वो था संकरण हाइब्रिडाइजेशन। और मुझे उम्मीद है कि आपने वो अच्छे से जरूर देखा होगा, क्योंकि उससे हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर होते हैं हमारे अणुओं के, वो काफी हद तक वो स्पष्ट हो जाते हैं। और हमने कहा था कि एनुअल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हो, इन दोनों ही जगहों पर उससे प्रश्न जरूर आते हैं, इसलिए आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो अब आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी का। आप जानते हैं पॉइंट टू पॉइंट हम ले रहे हैं, और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है एनसीईआरटी का वो है 4.7, जो कि हमारा आणविक कक्षक सिद्धांत यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब आप सोच रहे होंगे, सर परमाणु कक्षकों के बारे में तो सुना था, लेकिन आणविक कक्षक क्या होते हैं? तो यही हमने क्या करना है, आज एक्सप्लेन करना है। और आप बुक्स में देखेंगे तो काफी बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं उसको देख करके, खासकर वहां पर कुछ जो चिन्ह हैं उनको देख के कंफ्यूज होते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान है ये टॉपिक। यदि आपने यह आज का वीडियो कंप्लीटली देख लिया तो समझ लीजिए आणविक कक्षक सिद्धांत मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपके लिए बहुत आसान होने वाली। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दी किसके द्वारा गई थी? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दी गई थी दो साइंटिस्टों के द्वारा मिलकर के, एक थे हुंड और दूसरे थे मुलिकन। तो इसको भी लिख लेते हैं, काफी बार एक नंबर के मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाता है। तो हम लिखते हैं यह सिद्धांत हुंड तथा मुलिकन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये चीज हमने इसलिए सबसे पहले लिखा दी, क्योंकि जब हम इसकी आपको सिद्धांत समझाएंगे फिर हम भूल जाएंगे कि ये किस साइंटिस्ट ने दिया था, किसने नहीं दिया था। फिर हम पूरे सिद्धांत को एक्सप्लेन करने में लग जाएंगे, और मोटिव भी हमारा वही है। लेकिन यह है कि कई बार एक नंबर के प्रश्न में पूछ लिया गया है, इसलिए मैंने आपके सामने रख दिया कि यह सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अब समझिए कि आखिर मॉलिक्यूलर बॉन्ड थ्योरी या फिर जिसे हम कहते हैं आणविक कक्षक सिद्धांत होता क्या है। आप जानते हैं जो अणु होते हैं वो आपस में मिलकर के अणुओं का निर्माण करते हैं। कोई भी जो अणु होता है वह परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ होता है, अर्थात एक से अधिक परमाणु आपस में संयुक्त होते हैं और बना लेते हैं, वह क्या बनाते हैं, एक अणु का निर्माण कर लेते हैं। तो जिस प्रकार किसी परमाणु में किनारे क्या होती है, उसके चारों तरफ ऊर्जा स्तर होती हैं, कक्षाएं होती हैं, और उन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह कोशों में जो कक्षाएं होती हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह कैसे होते हैं, कक्षाओं के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से अणुओं में भी क्या होते हैं, कक्षकों का निर्माण बनता है, कक्षक तैयार होते हैं, और अणुओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहां होते हैं, इन कक्षकों में भरे हुए होते हैं। तो लग रहा होगा बच्चों को कि परमाणु कक्षक ठीक है, आणविक कक्षक क्या हुआ। तो प्यारे बच्चों, पेशेंस जरूर रखिएगा, आगे आप देखेंगे बिल बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहला हम समझते हैं, जो मैंने आपको बात कही कि जिस प्रकार परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन परमाणु कक्षकों में स्थित होते हैं, उसी प्रकार अणुओं में इलेक्ट्रॉन आणविक कक्षकों में उपस्थित रहते हैं। पहला नियम, पहला सिद्धांत यह है। तो सिद्धांत क्या है पहला, जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन परमाणुओं में ये तो गड़बड़ हो रहा है, में परमाणु कक्षकों में स्थित होते हैं, उसी प्रकार अणुओं में भी इलेक्ट्रॉन आणविक कक्षक में उपस्थित रहते हैं, आणविक कक्षक में उपस्थित रहते हैं। अब इसको समझते हैं, एक्सप्लेन करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। हालांकि काफी आसान बात है, जिस प्रकार परमाणु में परमाणु कक्षक होते हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसी प्रकार अणुओं में आणविक कक्षक होते हैं, वहां इलेक्ट्रॉन रहते हैं। है तो एक लाइन का स्टेटमेंट, पर इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे तो आपको काफी आसान से समझ में आएगा।
हमने कहा, यहां पर हम ले रहे हैं, हमने कहा कोई एक परमाणु ले लेते हैं, जैसे हमने हाइड्रोजन का ले लिया, एक हाइड्रोजन का परमाणु लें तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक आप जानते हैं कितना होता है, एक। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक होता है, जिसको हम लिख सकते हैं 1s1, इस प्रकार से लिखा जाता है। अब यदि इसको परमाणु कक्षकों के रूप में प्रदर्शित करें तो क्या होता है, आप जानते हैं यह हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस यानी कि नाभिक, जो कि कैसा होता है, धनावेशित होता है। ये इसके बाहर की ओर ये जो पहली कक्षा होती है, चलिए पूरा ही बना देते हैं इसको। इस कक्षा में ये वाला एक कक्षक होता है जिसको हम कहते हैं एस कक्षक। ये वाला कक्षक कौन सा है, पहली कक्षा में कौन सा कक्षक होता है, हमने कहा इसको थोड़ा बड़ा बना दें, ये हमारे पास है एस कक्षक, ये है एस कक्षक, जिसे एस ऑर्बिटल कहते हैं। आप जानते हैं सामान्यतः हम 4 ऑर्बिटल्स यूज करते हैं, एस पी डी एफ। एस में एक कक्षक होता है, पी में 3 कक्षक होते हैं, डी में 5 कक्षक होते हैं और एफ में 7 कक्षक होते हैं। यदि आपको पहला पता है कि एस में एक कक्षक होता है तो हर आगे में अगले कक्षक जानने के लिए 2-2 जोड़ते जाइए। एस में एक कक्षक, अगला कौन सा होगा, पी वाला, तो 1 + 2, पी में 3 कक्षक। अगला कौन सा होगा, डी, डी में पी में 3 थे तो 2 और जोड़ दीजिए, डी में हो गए 5 कक्षक। और ऐसी एफ में डी में 5 थे तो 2 जोड़ दीजिए तो एफ में हो जाएंगे 7 कक्षक। तो ये कक्षक होते हैं और एक कक्षक में आप जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो क्योंकि यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन है इसलिए एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा इस प्रकार से। तो ये क्या है, परमाणु कक्षक है। अब समझिए कि आणविक कक्षक कैसा होता है। तो ये हमारा था परमाणु कक्षक, ये था परमाणु कक्षक। अब हम समझाते हैं आणविक कक्षक क्या होता है। यहां एग्जांपल से समझाएंगे, आगे की चीजें आसानी से समझ में आएगी। अब समझिए आणविक कक्षक। आणविक कक्षक जैसे इसी का एग्जांपल लेते हैं हम H2 का, हाइड्रोजन का। आप जानते हैं हाइड्रोजन बनता कैसे है, H2 कैसे बनता है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु आपस में संयुक्त होकर के एक H2 का एक अणु बनाते हैं। हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिल रहे हैं और H2 का एक अणु बना रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। अब वो किस प्रकार से काम करेंगे इसको समझिए। हमने कहा एक हाइड्रोजन का परमाणु इधर था, इसे मैंने नाम ले लिया, मान लेते हैं ये जो बना हुआ है वो Ha + Hb के संयोग से बना हुआ है। तो हमने कहा इधर की ओर हम ले रहे हैं Ha, यहां पर हमने नीचे ले लिया Ha और इधर की ओर मैंने ले लिया Hb। एक हाइड्रोजन का परमाणु यहां, एक हाइड्रोजन का परमाणु यहां। अब क्या होगा, यह दोनों क्या करेंगे, संयुक्त तो होंगे तभी तो अणु का निर्माण करेंगे। अब इसका कक्षक क्या है, इस पे भी 1s कक्षक है और इस वाले पे भी 1s कक्षक होगा, तो इसका 1s कक्षक ये रहा, इसका 1s कक्षक ये रहा। अब ये दोनों संयुक्त हुए तो कैसे होंगे, जब ये संयुक्त होंगे प्यारे बच्चों तो ध्यान रखना, जब कक्षक संयुक्त होंगे, परमाणु के कक्षक, एक से अधिक परमाणु के कक्षक आपस में संयुक्त होकर के किसी अणु के कक्षक बनाएंगे तो वहां 2 स्थितियां उत्पन्न होती हैं। कैसे स्थितियां उत्पन्न होती हैं, इनका हम कह सकते हैं अतिव्यापन होता है, सुपरपोजिशन होता है। आगे के सिद्धांतों में इसको बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, फिलहाल आप देख लीजिए कि ये बनता कैसे है। तो ये 1s कक्षक है, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो 2 स्थितियां उत्पन्न होगी, ऐसे ऐसे ऐसे, और एक निचली स्थिति ऐसे ऐसे ऐसे। ऊपर की ओर जो कक्षक बनेगा वह हमारा जो कक्षक होता है, नीचे वाले कक्षक की चलिए पहले बात कर लेते हैं। नीचे वाला जो कक्षक होता है इसे कहते हैं आबंधन आणविक कक्षक, जिसे इंग्लिश में बॉन्डिंग एटमिक ऑर्बिटल्स कहा जाता है। एक कक्षक बनेगा यहां पर और एक कक्षक बनेगा यहां पर, और इस कक्षक को नाम देते हैं प्रति आबंधन, यानी कि एंटी बॉन्डिंग आणविक कक्षक, आणविक कक्षक। अब मैंने शॉर्ट में लिख लिया, आप समझ जाएंगे। तो एक कक्षक यहां बना और एक कक्षक यहां पर बना, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसे। एक कक्षक नीचे की ओर बन गया, ये तो देखिए 2 कक्षक मिले थे,
यहां पर Ha का एक परमाणु कक्षक था, Hb का भी एक परमाणु कक्षक था, इन दोनों ने मिला तो ये जो बना, बीच का जो स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, यही हमारे पास है आणविक कक्षक। आणविक कक्षक भी कितने बनेंगे? दो। जितने इनपुट होंगे उतने ही आउटपुट होंगे। ये इन सिद्धांतों में बार बार आएगा ये चीजें। तो ये 1s, ये भी 1s है। अब आप कहोगे सर ये दो दो क्यों बने? दो प्यारे बच्चों बिल्कुल ऐसे बने हैं कि जब ये दोनों आपस में संयुक्त होंगे तो ये इनका परिणामी यानी कि रिजल्टेंट इस प्रकार से होगा, Ha प्लस माइनस Hb। ऐसे संयुक्त होंगे ये। जब ये ऐसे संयुक्त होंगे तो देखिए बीच में प्लस निशान है, माइनस निशान है। इससे दो रिजल्ट निकलते हैं हमारे। पहला रिजल्ट हमने कहा चलिए Ha माइनस Hb ले लेते हैं, और दूसरा रिजल्ट लेते हैं Ha प्लस Hb, यानी कि जोड़ वाला Ha प्लस Hb और दोनों के अंतर वाला Ha माइनस Hb। तो ऊपर की ओर जो आणविक कक्षक बनेगा, ये दोनों क्या है? आणविक कक्षक ही है, ध्यान रखना। पहला ये और दूसरा ये आणविक कक्षक है। तो ऊपर की ओर जो बनता है वह प्रति आबंधन, यानी कि जो बॉन्डिंग का विरोध करेगा उसे कहते हैं प्रति आबंधन। तो ऊपर की ओर जो कक्षक बनता है उसे, जिसे प्रति आबंधन आणविक कक्षक कहा जाता है, वह होता है Ha माइनस Hb, Ha माइनस Hb। और नीचे की ओर जो बनता है वह हमारा बनता है Ha प्लस Hb। यहां पर बनेगा Ha प्लस Hb। अब इनकी और क्या क्या खास बात होंगी? आणविक कक्षक तो ये बन गए, इनमें आप देखोगे आगे जाकर के कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, तो वो इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे, एक ऐसा और एक ऐसा। और ऊपर की ओर का जो आणविक कक्षक होगा वह रिक्त होगा, खाली होगा। किसके लिए? H2 के लिए, इस हाइड्रोजन के अणु के लिए। क्यों होगा, कैसे होगा, इसकी चर्चा तो हमने पूरी की पूरी क्लास में करनी ही है। फिलहाल आपको यह पता होना चाहिए कि आणविक कक्षक है कैसा, कैसे बनता है, दिखता कैसे है। तो यह इस प्रकार से बनेगा। अब यहां पर एक और आपको जानकारी पता होनी चाहिए कि इस वाले नीचे वाले कक्षक की, इसकी ऊर्जा कम होती है। निचले वाले कक्षक की ऊर्जा कम और ऊपर वाले कक्षक की ऊर्जा अधिक होती है। यह बात ध्यान रखनी है आपने। और जिसकी ऊर्जा कम होती है, आप जानते हैं वो क्या हो जाता है? स्थायी। तो ऊपर वाले की तुलना में नीचे वाला क्या है? स्थायी है। हम इस चैप्टर के स्टार्टिंग से आपको यह बात बताते हुए आए हैं कि जिस भी परमाणु की, जिस भी अणु की, जिस भी इलेक्ट्रॉन की, किसी भी चीज की, जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी वो अस्थायी होगा, जिसकी ऊर्जा कम होगी वो क्या होगा? स्थायी होगा। जैसे आपने देखा होगा, हम कहते थे अभी पिछली क्लास में हमने जो आपको संकरण वाला बताया था कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करता है, उच्च कक्षाओं में पहुंच जाता है, वहां से जंप लगा जाता है हायर कक्षाओं में, और वहां पर फिर क्या करता है? अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को बाहर निकालता है और फिर से अपनी पूर्व कक्षा में, स्थायी कक्षा में आकर के आराम से रहने लग जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यदि किसी भी चीज की ऊर्जा ज्यादा होगी तो उसके अंदर अस्थायी वाला गुण होगा, और यदि किसी की ऊर्जा कम होगी तो उसके अंदर स्थायित्व का गुण होगा। तो नीचे वाला जो आबंधन आणविक कक्षक है, इसकी ऊर्जा है कम, तो इसमें स्थायित्व का मान ज्यादा, यह अधिक स्थायी है। ऊपर वाले प्रति आबंधन आणविक कक्षक जिसे हम कहते हैं, इसकी ऊर्जा क्या होती है? हम कहते हैं अधिक होती है, इसलिए हम कहते हैं यह क्या है? अस्थायी है इस वाले की तुलना में। तो मुझे लग रहा है अब आपको इतने आइडिया से यह पता चल गया होगा कि आणविक कक्षक होते क्या हैं। तो पहली बात कि जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन परमाणुओं में, परमाणु कक्षकों में स्थित होते हैं, जैसे ये यहां पर स्थित था इलेक्ट्रॉन एक, उसी प्रकार आणविक कक्षक, ये दो आणविक कक्षक बनाए थे, इसमें से ये वाला रिक्त है और इसमें क्या है? दो इलेक्ट्रॉन है, वैसे ही रहते हैं। तो पहली बात हो गई पूरी, इसको कर देते हैं बंद। अब दूसरा नियम लिखते हैं। दूसरा नियम हमारा होता है, दूसरा नियम होता है तुल्य ऊर्जा व सममिति परमाणुओं में ही क्या होता है? हम कह सकते हैं ये आबंधन की क्रिया घटित होती है। इसका अर्थ ये हुआ, इसको लिख लेते हैं कि आणविक जो कक्षक बनते समय समान ऊर्जा तथा समान
सममिति कक्षक, परमाणु कक्षक लिख लेते हैं, परमाणु कक्षक ही आपस में संयोग करते हैं, संयोग करते हैं। तो अब इस दूसरे स्टेटमेंट को समझिए, दूसरे सिद्धांत को समझिए। ये कहते हैं आणविक कक्षक बनते समय, आणविक कक्षक कैसे बन रहे हैं? परमाणु कक्षकों के मिलने से। यहां पर आपने देखा था, ये हाइड्रोजन का परमाणु था, ये हाइड्रोजन का परमाणु था, इसका कक्षक क्या था? 1s, इसका भी कक्षक क्या था? 1s। तो इन दोनों ने संयुक्त करा और ये वाला हमारा क्या बन गया? प्रति आबंधक आणविक कक्षक और आबंधक आणविक कक्षक, दो हमारे पास आणविक कक्षक बन गए। तो इसी प्रोसेस में ये बात समझा रहा है आपको दूसरा सिद्धांत कि आणविक कक्षक बनते समय समान ऊर्जा, यानी कि वही कक्षक और वही इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे जिनकी ऊर्जाएं क्या होंगी? समान होंगी। तो चाहे तो आप इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, आणविक कक्षक बनते समय समान ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, आप ऐसा लिख लीजिए, समान ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन तथा समान सममिति वाले परमाणु कक्षक ही आपस में क्या होते हैं? संयुक्त होते हैं। तो अब समझिए समान ऊर्जा का क्या अर्थ हुआ। हमने कहा, क्योंकि ये तो हमने आपको एक सिंपलेस्ट एग्जांपल दिया है, सबसे आसान एग्जांपल दिया है जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप जानते हैं परमाणुओं में कई सारे कक्षक होते हैं, कौन कौन से? 1s, फिर होता है 2s, फिर होता है 2p, फिर होता है हम कह सकते हैं 3s, फिर होता है 3p, फिर होता है 3d। अब ये एक परमाणु की बात हो रही है, दूसरे परमाणु में क्या होगा? ऐसे ही तो होगा। दूसरे में क्या होगा? दूसरे में होगा उसमें भी 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, इस तरीके का होगा। क्रम की बात कर रहे हैं, वो बात अलग है कि जो 3D की जो एनर्जी होती है वो 4s से क्या होती है? हम कह सकते हैं ज्यादा होती है, इसलिए वो पहले आ जाता है। तो बात की बात है, फिलहाल आप केवल कक्षकों के संबंध में समझिए। अब ये सिद्धांत कह रहा है कि समान ऊर्जा वाले, तो किसकी ऊर्जाएं समान होती है? 1s की ऊर्जा 1s के बराबर होती है। तो इन दोनों की हम बात करें तो यह दोनों, किसी परमाणु के यह दो कक्षक आपस में संयुक्त होकर के आणविक कक्षक बना सकते हैं। तो कौन नहीं बना सकते? इस 1s के साथ ये 2s नहीं बनेगा, जुड़ेगा कभी भी। इस 1s के साथ ये 3s नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि इसकी ऊर्जा और इन दोनों की ऊर्जाओं में बहुत अंतर है, इसलिए कहा है समान ऊर्जा वाले, पहली बात। दूसरी बात वो कहते हैं समान सममिति वाले। समान सममिति मतलब सिमेट्री। सिमेट्री किस चीज की? हमने कहा ये जो P होता है, ये P 3 टाइप का होता है, PX, दूसरा होता है PY, एक है PZ। इसी प्रकार यदि मैं इसको भी बना लूं तो इसके भी 3 हो जाएंगे, ये PX, ये हो जाएगा PY, ये हो जाएगा PZ। अब यह दो कक्षक भी आपस में मिलेंगे दो परमाणुओं के। ऊपर नीले रंग से एक पहला परमाणु है और काले रंग की स्केच से मैंने दूसरे परमाणु को दर्शाया है। तो समान सममिति का अर्थ है कि PX से PX मिल सकता है, PY से PY मिलेगा, PZ से PZ मिलेगा, लेकिन PX से न तो PY जुड़ेगा न PX से PZ जुड़ेगा। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे कि सममिति का अर्थ है सिमेट्री। समान अक्षों वाले जो ऑर्बिटल्स होंगे वही जुड़ेंगे, अलग अक्षों वाले ऑर्बिटल्स नहीं जुड़ने वाले। तो यह कौन एक्सप्लेन करता है? हमारा नंबर दूसरा। तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट सिद्धांत, जो परमाणु होते हैं उनमें केवल एक मात्र नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन उसी नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। उसी नाभिक से क्या करते हैं, कह सकते हैं कि आकर्षित होते हैं। लेकिन जब अणुओं का निर्माण होता है तो अणु में जितने परमाणु भाग लेंगे उतने ही नाभिक होंगे। तो काफी आसान काम है। मैंने कहा कोई, अब आप यहां पर देखिए, ये एक हाइड्रोजन का परमाणु है तो इसमें केवल कितना न्यूक्लियस है, कितना नाभिक है? एक। ये H2 का निर्माण हुआ तो इसमें कितने नाभिक होंगे? 2 होंगे ना। तो वही बात ये यहां समझाना चाह रहा है। तो पहले स्टेटमेंट लिखते हैं फिर उसे एक्सप्लेन करते हैं। तो हमने कहा परमाणु में इलेक्ट्रॉन एक नाभिक द्वारा बंधे रहते हैं, बंधे रहते हैं, अर्थात
परमाणु एकल केंद्रीय है, एकल केंद्रीय, जिसका केवल एक केंद्र होता है, एकल केंद्रीय होता है, जबकि अणु में एक से अधिक परमाणु होते हैं, एक से अधिक नाभिक होते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, एक से अधिक नाभिक होते हैं। एक से अधिक नाभिक क्यों? क्योंकि मैंने कहा अणु एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर के बना है और हर परमाणु का अपना एक नाभिक होता है। तो जितने परमाणुओं से मिलकर के अणु बना है उतने ही नाभिक होंगे अणु में। इस बात को आपको, काफी आसान बात है, सिंपल सी बात है। तो जबकि अणु में एक से अधिक नाभिक होते हैं, अतः अणु, जैसे ये एकल केंद्रीय था, अणु बहुकेंद्रीय होते हैं, बहुकेंद्रीय होते हैं। अब इसको कैसे दर्शाएं? देखिए, हाइड्रोजन का ये एकल केंद्रीय तो आपने यहां देख लिया कि बीच में न्यूक्लियस है, किनारे की ओर क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन है जो एस कक्षक में है। तो ये एकल केंद्रीय है, एक केंद्र है इसका, एक से अधिक केंद्र नहीं है, एक ही नाभिक है। नाभिक मतलब परमाणु का केंद्र। तो अणु में क्या होगा? अणु में इसी बात को समझ लेते हैं। मैंने कहा एक अणु यहां पर ये था हाइड्रोजन का, ये मैं HA का बना देता हूं, और एक दूसरा यहां पर था जिन्होंने मिलकर के किसका निर्माण किया? हम कह सकते हैं H2 अणु का निर्माण किया, ये था HB। अब इसका नाभिक कहां है? इसका नाभिक ये है, ये इसका न्यूक्लियस है, और इसका न्यूक्लियस क्या है? ये वाला, इसका नाभिक ये है। इलेक्ट्रॉन कहां है? इलेक्ट्रॉन इस जगह पर है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, दोनों के दोनों। तो ये जो एक अणु बना है, किसका अणु बना है? ये H2 हाइड्रोजन का जो अणु बना है, इसके दो केंद्र हैं, क्योंकि दो परमाणु से मिलकर के बना है। एक परमाणु का एक नाभिक, दो परमाणुओं के दो नाभिक, एक अणु में दो परमाणु हैं, तो कितने केंद्र होंगे? दो केंद्र। इसलिए अणुओं को हम बहु केंद्रीय भी कहते हैं। तो मुझे लग रहा है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं चौथे नियम की तरफ। चौथा नियम हमारा काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा नियम है। वह नियम कहता है, चौथा नियम, कि जितने, हम कह सकते हैं, परमाणु कक्षक आपस में संयुक्त होकर के आणविक कक्षों का निर्माण करेंगे, उतने ही आणविक कक्षक उत्पन्न होंगे। कहने का अर्थ है कि परमाणु आपस में मिलकर के अणु बना रहे हैं, तो परमाणु कक्षक भी आपस में मिलकर के आणविक कक्षक बना रहे हैं, सामान्य सी बात है। तो जितने परमाणु कक्षक आपस में मिलेंगे, आणविक कक्षक भी उतने ही बनेंगे, न एक ज्यादा न एक कम। यही हमारा क्या है? चौथा नियम है। तो लिखते हैं, जितने परमाणु कक्षक आपस में संयुक्त होकर आणविक कक्षक बनाते हैं, आणविक कक्षक बनाते हैं, आणविक कक्षकों की संख्या, आणविक कक्षकों की संख्या उतनी ही होती है, उतनी ही होती है। इसका अर्थ हुआ कि परमाणु कक्षकों की संख्या बराबर होगी किसके? आणविक कक्षकों की संख्या के। आणविक कक्षकों की संख्या। समझ में आ गया होगा। यदि दो परमाणु कक्षक आपस में जुड़ेंगे, जैसे यहां हो रहा था, आप हाइड्रोजन का देखिए 1s एक परमाणु कक्षक है हाइड्रोजन का, दूसरा 1s दूसरे हाइड्रोजन परमाणु का एक परमाणु कक्षक है। यह दोनों मिले तो कितने परमाणु कक्षक बने? दो। एक ऊपर जिसे हमने प्रति आबंधन आणविक कक्षक कहा है, और एक नीचे जिसे हमने आबंधन आणविक कक्षक कहा है। दो आणविक कक्षक निर्माण हुए। तो यही बात तो ये समझा रहा है आपको। अगला देखिए, चौथे के बाद पांचवा कहता है आबंधन आणविक कक्षक के बारे में। ये बता रहा है कि जो हमारे आणविक कक्षक बनते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक हमारे होते हैं आबंधन आणविक कक्षक और दूसरे होते हैं प्रति आबंधन आणविक कक्षक।
आबंधन आणविक कक्षक को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है और प्रति आबंधन आणविक कक्षक को सिग्मा स्टार से प्रदर्शित किया जाता है। तो क्या लिख रहे हैं इसी को, स्टेटमेंट को, आबंधन आणविक कक्षक, आबंधन आणविक कक्षक को सिग्मा से तथा प्रति आबंधन यानी कि एंटी बॉन्डिंग जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, तथा प्रति आबंधन आणविक कक्षक को सिग्मा स्टार से, प्यारे बच्चों ध्यान रखना ये दो साइन हैं, मैं अलग निशान से बना लेता हूं, आप कंफ्यूज मत होना। ये सिग्मा से और यह वाला किससे होता है, सिग्मा स्टार से प्रदर्शित किया जाता है, इससे प्रदर्शित करते हैं। साथ ही मैंने आपको बताया था कि आबंधन आणविक कक्षक की ऊर्जा होती है कम, इसलिए यह स्थायी होता है। तो साथ ही लिख लेते हैं, आबंधन आणविक कक्षक की ऊर्जा प्रति आबंधन आणविक कक्षक से कम होती है, अतः यह स्थायी है। प्रति आबंधन की तुलना में आबंधन जो आणविक कक्षक है वो क्या होता है, स्थायी होता है, नीचे वाला। तो प्यारे बच्चों ये हमने 5 सिद्धांत आपको बता दिए, अभी 2 सिद्धांत और बाकी हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आप बोल के बताया कीजिए, बोल के नोट्स बनाइए। प्यारे बच्चों मैं इसलिए बोल के नहीं बताता हूं, बोलता तो हूं ही, लिखते समय बोल करके ही लिखता हूं। उसका मेन कारण यह है कि यदि आपका कहीं बोल लेने से कुछ छूट जाए तो सबसे आसान है, हमने अपने हाथ से लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आपके नोट्स बहुत बेहतरीन तैयार हो जाएंगे। तो मेरी कोशिश है आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो और साथ साथ आपके नोट्स भी तैयार हों। बाद में पढ़ने के बाद जब आप रिवाइज करना चाहें 1-2 महीने बाद तो आपको कोई समस्या नहीं आए। तो फिलहाल आप 5 नियम याद, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, 5 नियमों का, फिर उसके बाद हम 2 और सिद्धांत आपके सामने रखेंगे। तो प्यारे बच्चों अभी हमने आणविक कक्षक सिद्धांत के पहले 5 पॉइंटों को देखा और मुझे लगता है आपको आसानी से वो समझ में आ गए होंगे। यदि यह 5 सिद्धांत समझ में आ गए और 2 और समझ में आपको आ गए तो समझ लीजिए कि यह जो आपका टॉपिक है बिल्कुल आपके लिए लड्डू की तरह काम करेगा, कोई डिफिकल्ट नहीं लगेगा, काफी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाक से देखते हैं हम अगला सिद्धांत। अगला सिद्धांत जो होता है जिसको हम 6th प्रिंसिपल कहते हैं परमाणु कक्षकों के संदर्भ में, वह कहता है कि जिस प्रकार परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता, कि इलेक्ट्रॉन कहां रहते हैं परमाणु में, कि प्रायिकता परमाणु कक्षकों में होती है, ठीक उसी प्रकार से अणुओं में भी इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता मतलब संभावना कि कहां रहेंगे इलेक्ट्रॉन, कहां पर होगी, आणविक कक्षकों में होती है। तो यह है स्टेटमेंट, पहले इसे लिखते हैं और फिर इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो हमने कहा जिस प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना लिख लीजिए या प्रायिकता लिख लीजिए, प्रायिकता परमाणु कक्षकों में होती है, परमाणु कक्षकों में होती है। उसी प्रकार अणुओं में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की, इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता
आणविक कक्षक में होती है, आणविक कक्षक में होती है। अब समझिए क्या चीज है। आपने यदि पिछली मेरी क्लासें अटेंड करी हो पिछले चैप्टर्स की, तो वहां मैंने आपको एक बात बताई थी कि हाइजेनबर्ग ने एक सिद्धांत दिया था। हाइजेनबर्ग ने यह सिद्धांत दिया था कि किसी भी स्थान पर इलेक्ट्रॉन की जो पाए जाने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है, वो 100% नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि परमाणु में नाभिक के से इतनी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन खड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन स्थित है या यहीं मिलेगा, ऐसी कोई संभावना नहीं। उसके पहले के साइंटिस्टों ने अपनी, हम कह सकते हैं, थ्योरी बता करके कुछों ने इतना तक कहा कि हमको यदि उसकी एक दो बातें पता चल जाए तो हम पूरा का पूरा बता दें इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेगा, किधर जाएगा, कहां पे स्थित होगा, उसका घर, उसकी दुकान, उसका मकान, सब बता देंगे इलेक्ट्रॉन का। लेकिन हाइजेनबर्ग ने कहा नहीं, ऐसा संभव नहीं है। केवल आप इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बता सकते हो, आप यह नहीं बता सकते कि वह एग्जैक्ट वहां पर होगा ही होगा। काफी सिंपल एग्जांपल है। मान लो आपका कोई एक दोस्त है और वह किसी दूसरे सिटी में रहता है, आप ये किसी क्षण चाहते हो कि उससे मिलना चाहते हो, तो क्या आप 100% इस बात से श्योर हो कि आप जैसे उसके घर में जाएंगे, घंटी दबाएंगे और तुरंत दरवाजा खोल के आपका दोस्त ही सामने आ जाएगा? ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है उस क्षण वो घर पे हो सकता है वह स्कूल गया हुआ हो सकता है वह खेलने गया हुआ हो, तो उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो घर पे वो मिल सकता है। हो सकता है वो स्कूल में मिल जाए, हो सकता है वो खेलने वाले ग्राउंड में मिल जाए, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन 100% कोई श्योर नहीं। तो इसी बात को हाइजेनबर्ग ने कहा था कि ठीक है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है, कक्षाओं में चक्कर लगाता है, लेकिन किसी एक विशेष स्थान पर उसके पाए जाने की 100% श्योरिटी नहीं है। तो जहां पर वह संभावना है उसके रहने की, उस जगह को हम नाम देते हैं कक्षक, और उसी को नाम दिया जाता है परमाणु कक्षक। तो मुझे लग रहा है परमाणु कक्षक समझ में होंगे कि जहां पर परमाणु में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की सबसे अधिक संभावना होती है, उसी को हम परमाणु कक्षक कहते हैं। अब इसी प्रकार ये कह रहे हैं कि अणु है तो अणु में एक से अधिक परमाणु संयुक्त है। यदि परमाणु है एक से अधिक अणु में, तो क्या होगा कि वहां पर इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो अणुओं में इलेक्ट्रॉन कहां होगा? तो यहीं पर यह बात अगला सिद्धांत कहता है कि अणुओं में भी इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की सबसे अधिक संभावना आणविक कक्षकों में होती है। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है यह सिद्धांत अब आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला सिद्धांत देखते हैं। जो हमारा अगला सिद्धांत है वो कहता है, छठवां, यह कहता है कि जिस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कुछ नियमों का पालन करते हैं। किन नियमों का पालन करते हैं? वह करते हैं पाउली का अपवर्जन नियम, इसका पालन करते हैं। दूसरा हम कहते हैं कि अफबाउ का नियम, इसका पालन करते हैं। और तीसरा हम कहते हैं हुंड, इन नियमों का पालन करते हैं। ठीक इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन, अणुओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह भी इन नियमों का पालन करेंगे। तो यह अगला सिद्धांत है। तो लिखते हैं, जिस प्रकार किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन पाउली कॉमा, दूसरा हम कहते हैं अफबाउ तथा हुंड के नियम का पालन करते हैं, उसी प्रकार अणु में भी इलेक्ट्रॉन इन नियमों का पालन करता है। तो बात समझ में आ गई। जो नियम परमाणु में संबंध में सत्य होंगे, वह अणु के संबंध में भी सत्य होंगे। अब कौन कौन से नियम है? पहला है पाउली का अपवर्जन नियम, दूसरा होता है अफबाउ का नियम, तीसरा होता है हुंड का नियम। इन नियमों का तो मुझे लगता है ये तीनों आपको पता होंगे। यदि नहीं पता है तो समझ लीजिए कि आप
पिछले की चीजें, पिछले जो टॉपिक्स हैं उनको बिना तैयार किए हुए आगे जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, बिल्कुल सीढ़ी है ये चैप्टर आपके। एक को अच्छे से समझेंगे तो अगले स्टेप को रखने में आसानी होगी। यदि बीच में एक दो स्टेप छोड़ोगे तो पांव लंबा करके ऊपर चढ़ना पड़ेगा, बहुत ताकत लगेगी। तो ताकत लगने का अर्थ जल्दी से समझ में नहीं आएगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आती होगी। यदि आप कहीं पर भूल गए हैं तो आपको एक बार हल्का सा मैं रिवाइज करवा रहा हूं यहां पर। तो क्या क्या नियम है? पहला नियम है पाउली का अपवर्जन नियम। क्या कहता है पाउली का अपवर्जन नियम? पाउली का अपवर्जन नियम कहता था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। अब आप कहोगे सर ये क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं? तो 4 क्वांटम संख्याओं का हम वहां जिक्र करते थे। कौन कौन सी क्वांटम संख्याएं? कौन कौन सी थी? पहली जो होती थी जिसे n से प्रदर्शित करते थे, इसे कहते थे मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरी होती थी ये पहली, ये दूसरी, जिसे हम कहते थे L से प्रदर्शित करते थे, जो होती थी अजीमुथल क्वांटम संख्या। लिख भी लेते हैं, अजीमुथल क्वांटम संख्या। तीसरी आप जानते हो किससे रिप्रेजेंट करते थे? M से रिप्रेजेंट करते थे, जिसे कहते थे चुंबकीय या मैग्नेटिक क्वांटम संख्या। और जो चौथी होती थी उसको हम कहते थे, जिसे ये होता था N, L, M, और चौथी होती थी S, जिसे हम कहते थे चक्रण क्वांटम संख्या। तो पाउली ने क्या कहा था कि किसी भी परमाणु में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, 1 हो, 2 हो, 50 हो, 100 हो, किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की सभी क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार किसी परमाणु में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें से किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की ये चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं। यही हमारा था पाउली का अपवर्जन नियम। तो मुझे लग रहा है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगला हम देखें दूसरा नियम। दूसरा नियम ये तो था पाउली का। दूसरा आफबाउ का नियम होता है, आफबाउ का नियम। क्या कहता है आफबाउ का नियम? आफबाउ का नियम कहता था कि जब किसी कक्षकों, यदि हमारे पास बहुत सारे कक्षक हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनों को भरना है, तो इलेक्ट्रॉन का जो भरने का क्रम होता है वो न्यूनतम ऊर्जा से अधिकतम ऊर्जा की तरफ होता है। हम कह सकते हैं कि कोई एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर में कमरे हैं, सेकंड फ्लोर में कमरे हैं, थर्ड फ्लोर में कमरे हैं, तो सबसे कम ऊर्जा किस फ्लोर की होगी? यानी कि कहां पर आपको कमरों में जाने के लिए सबसे कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी? सबसे नीचे के कमरे जो पहली मंजिल में या ग्राउंड फ्लोर में। आदमी आएगा कमरों में जाना है, सीधे घुस गया अंदर, और जब वो कमरे भर जाएंगे तो कहां जाएगा? फर्स्ट फ्लोर में जाएगा। तो एक मंजिल के लिए कम से कम उसको 18-20 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी, तो ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। उच्च ऊर्जा स्तर पर जा रहा है तो ज्यादा ऊर्जा चाहिए। और जब दूसरी मंजिल के कमरे भी भर जाएंगे तो कहां जाएगा? फिर तीसरी मंजिल में जाएगा। तो ये नियम किसने दिया था? आफबाउ ने दिया था कि इलेक्ट्रॉनों के, परमाणु में, कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ होता है। तो शॉर्ट में लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम निम्न ऊर्जा स्तर से, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर, उच्च ऊर्जा स्तर की ओर। अर्थ क्या हुआ कि यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देखेंगे कि कौन सा ऐसा कक्षक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कक्षकों में ही तो रहते हैं, कौन सा ऐसा कक्षक है जिसकी ऊर्जा सबसे कम है, पहले इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा। और जब एक ऊर्जा स्तर के भर जाएंगे तब वो उससे ऊपर ऊर्जा स्तर पे जाएगा।
तो मुझे लगता है ये बात आपको रिकॉल हो गई होगी, एक बार दोबारा से रिवाइज हो गई होगी। अगला तीसरा नियम, तीसरा नियम कौन सा है? तीसरा नियम है हुंड का नियम। और हुंड का नियम क्या होता है? प्यारे बच्चों, ये इसलिए करा रहा हूं आपको क्योंकि ये चीजें जब हम आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे तो ये सारे नियम काम आएंगे आपके। तब मत इधर उधर देखना कि अब पाउली का अपवर्जन नियम क्या हुआ और हुंड का क्या हुआ और अफबाउ का नियम क्या था। आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए हम यहां समय लगा करके आपको ये चीजें समझा रहे हैं। तो हुंड का नियम क्या कहता था? हुंड का नियम कहता था कि किसी एक ही कक्षक में, कोई एक कक्षक है, उसमें इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम इस प्रकार से होगा कि पहले कक्षक में सभी जगहों पर एक एक इलेक्ट्रॉन आएंगे और फिर उसके बाद जोड़े भरने का क्रम होगा। क्या कहा हमने? हुंड का नियम। हुंड, यह है हुंड का नियम। हुंड का नियम क्या कहता है? मान लेते हैं मेरे पास कोई एक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हम ले लेते हैं। मान लेते हैं मैंने ले लिया 9 ले लिया परमाणु क्रमांक, यानी कि फ्लोरीन का ले लिया मैंने। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक Z कितना होता है? 9 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,7। तो इसको SPDF के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p5, ऐसे ही तो लिखेंगे। तो अब इसको कक्षकों के रूप में मैं बनाऊं तो कैसे बनेंगे ये भी देख लीजिए, तो आपको पूरा स्पष्ट हो जाएगा हुंड का नियम। सबसे पहले है 1s2, तो ये कक्षक ये बन गया, ये है 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऊपर एक नीचे। फिर दूसरा 2s, ये 2s है, इसमें भी 2 का अर्थ 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऊपर की ओर निशान, एक नीचे की ओर का निशान। अगला आया p कक्षक, तो p जानते हैं p में 3 कक्षक होते हैं, s में एक एक कक्षक होता है, p में 3 कक्षक होते हैं। तो 1 2 3, तीनों कक्षक एक ही कक्षक है। ये कौन सा कक्षक है? ये है 2p कक्षक। तो 2p कक्षक में तीनों, क्योंकि एक के अंदर 3 कक्ष बने हुए हैं, तो हम कहेंगे तीनों की ऊर्जाएं समान हैं, किसी की ज्यादा किसी की कम नहीं है। तो हुंड का नियम कहता है कि कक्षकों के भरने का क्रम इस प्रकार से होगा कि पहले इसमें 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमें। तो ऐसे नहीं कि आपने यहां पर लिखा 1, यहीं पर बना दिया दूसरा, फिर तीसरा और चौथा, तब इसके लिए 1 छोड़ा, ऐसे नहीं करना है। भरने का क्रम ऐसा होगा, पहले इसमें 1 डालेंगे, फिर इसमें डालेंगे 1, फिर इसमें 1 डालेंगे, तो 1 2 3, तीनों जगह 1 1 आ गए। अब बाकी कितने बच गए? 2। तो अब वो 2 कहीं भी जा सकते हैं, इसमें इसमें इसमें, तीनों की ऊर्जाएं समान हैं। तो अब मान लेते हैं इसमें चले गए। तो इस प्रकार से भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा नहीं करना कि सीधे पहले आप जोड़ा भर दो। मान लो यहां पर कितना होता, मान लेते हैं यहां पर 3 ही होता, तो ऐसे नहीं इसमें 2 भर दिया इसमें 1 भर दिया, ऐसे नहीं होगा। यदि 3 होता, P3 होता, तो यहां पर 1 1 1 आता। यही कौन सिखाता है हमारे को? हुंड का नियम इस बात को सिखाता है। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है ये चीज अब आपको आसानी से समझ में आ गई होगी, इसमें कहीं कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, आज हमने समझा आणविक कक्षक क्या होते हैं, और आणविक कक्षकों के संदर्भ में जो एनसीईआरटी ने 7 सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत दिए थे, हमने उनको एक्सप्लेन किया। और 7वें सिद्धांत में जो चर्चा की गई थी 3 नियमों की, परमाणु में, कक्षकों में जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो इन 3 नियमों का पालन करते हैं। ठीक वही 3 नियम हमने कहा आणविक कक्षक भी क्या करेंगे? उन नियमों का पालन करेंगे। तो मुझे लगता है ये चीजें आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। यदि आपके आज के टॉपिक में कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।